Myself, Bharat Kumar Matoria, BKM, फिजिक्स HOD, रेजोनेंस। जैसा कि आपको पता है रेजोनेंस की आज एडवांस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर जारी हो गया है। हमने कुछ देर पहले बच्चों से ही क्वेश्चन कलेक्ट करके कुछ सॉल्यूशन अपलोड किए थे। अब हम फिर से जो क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस मिले हैं उसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये एक इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर की हमें 2 तरह की रीडिंग दे रखी है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब हम ये कुछ भी नहीं रखते हैं तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच में जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, तो उस केस में जो रीडिंग आती है वो हमको दे रखी है। ये पहले वाला डायग्राम है जो कि जीरो एरर के बारे में है। तो अब हम इसको रीड करेंगे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग पता करेंगे तो जीरो एरर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जीरो एरर। तो मेन स्केल की रीडिंग चेक की जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मेन स्केल का जो जीरो है उससे पहले वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मेन स्केल का -1 एक पॉइंट आएगा। तो मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी -1 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आता है 0.1 मिलीमीटर होता है। फॉर्मूला इस तरह से होता है, मेजर्ड वैल्यू तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ये मेजर्ड वैल्यू की बात आती है। तो जब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है उस समय जो मेन स्केल का जो पॉइंट का रीडिंग आ रहा है वो 0 से पीछे वाला आ रहा है, इसलिए इसको -1 ले लिया। और वर्नियर का कौन सा नंबर मिल रहा है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वाला डिजिट मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी 6 और लीस्ट काउंट इसका दे रखा है 0.1 मिलीमीटर। तो ये आ गया -1 प्लस 0.6 मिलीमीटर, यानी कि आ गया -0.4 मिलीमीटर। तो ज़ीरो एरर पहले वाली रीडिंग से हमने पता कर ली। बाद में जब हमने इसके भीतर जो ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट के रखने से जो बाद वाली रीडिंग आती है वो कुछ इस तरह से आएगी। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे और इसके बीच में रखा गया है। उस समय जो रीडिंग आएगी वो यहाँ पर दे रखी है। तो स्केल के अंदर ये 3 सेंटीमीटर हो चुका है और इसके बाद ये 1 को भी क्रॉस कर चुका है। तो 3.1 मेन स्केल रीडिंग होगी 3.1 सेंटीमीटर में। तो ये जो फार्मूला है मेजर्ड वैल्यू में, तो मेन स्केल रीडिंग 3.1 सेंटीमीटर में आ गई मेन स्केल की, या इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो 31, ठीक है, 31 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ प्लस इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 और वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी है, तो कौन सा नंबर है जो इसके साथ मैच खा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सेकंड वाला जो है इसकी मैचिंग आ रही है, सेकंड वाला। तो सेकंड से ज़्यादा मुझे लग रहा है 1 वाला ज़्यादा मैच कर रहा है, ये सेकंड नहीं मैच कर रहा है, ये और ज़्यादा क्लियर क्लोज लग रहा था, इसलिए अपन इसको 1 ले लेते हैं। तो इंटू 1 ये मिलीमीटर में आ गया। तो 3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर, तो ये हो गया 3.11 सेंटीमीटर।
एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू जिसको अपन कहते हैं, तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी अपने पास मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, ज़ीरो एरर। तो मेजर्ड वैल्यू जो हमने निकाली वो 3.11 माइनस ऑफ 0.4, तो यहाँ से 3.11 माइनस ऑफ 0.4 ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। 3.15 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ये थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मैं कहूँगा कि क्लास का एग्जाम्पल है ये। इस तरह का पीवी डायग्राम वाला अपन सवाल करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस दौरान हीट एब्जॉर्ब की गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम में हम इसको हीट कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा पी वी इक्वल टू एन आर टी से। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा टी पॉजिटिव आ जाएगा। तो फोर्थ वाली प्रोसेस में हीट इसको दी जा रही। फिर 1 से 2 वाली जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ पर पी कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया इस प्रोसेस के अंदर। तो 4 और 1 में सिस्टम को हीट दी जाएगी, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो 4 और 1 सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। सेकेंड वाले प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर घट रहा है, थर्ड वाली प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा है, तो हीट रिलीज हो रही है, इसलिए वो नहीं होंगे, इसलिए सी इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है और सिंपल सा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको दो लेंस दिखाई दे रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस, जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखी है दोनों सरफेस की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इसका है और 3/2 इसका है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर पहले, इन दोनों लेंस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे पूछा है कि ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या होगा, फाइंड द नेट मैग्निफिकेशन। तो हम ये जानते हैं कि जो नेट मैग्निफिकेशन होगा m, वो m1 इंटू m2 होगा। इसने जो इमेज बनाई होगी उसका मैग्निफिकेशन, फिर इसने जो बनाई होगी उसका मैग्निफिकेशन, कुल मिला के आपको सॉल्व करना है, 2 बार इसकी इमेज निकालनी, उसकी इमेज निकालनी। तो इसके लिए सबसे पहले फोकल लेंथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले लेंस के लिए 1/f f1, तो म्यू लेंस हो गया 3/2 माइनस 1 1/20 माइनस 1/-20। तो इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाता है 20। तो f1 की वैल्यू आ गई +20। सिमिलरली इधर वाले लेंस के लिए सॉल्व करेंगे तो 1/f2 सेकेंड वाले लेंस, वो भी 3/2 माइनस 1, यहाँ पर 1/-20 माइनस 1/20। तो इसको सॉल्व करने से f2 की वैल्यू आ जाएगी -20। ठीक है, ये वैसे एक रिजल्ट जनरली बच्चे शायद याद रखते हो, जब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसके बराबर ही फोकल लेंथ आती है। इसका R20 तो f20 देख लो, -20 इसमें आ जाएगी, आ रही है। फिलहाल दोनों की फोकल लेंथ हमको मिल गई। अब इसने जो इमेज बनाया, यहाँ से जो रे जाएगी, इसकी इमेज हम पता करना चाहते हैं, तो हमारे पास लेंस का फार्मूला है u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। इसकी इमेज को लोकेट करना चाहते हैं तो u इसके लिए हो जाएगा -10, ये पीछे की तरफ है, और f की वैल्यू अब 20 जानते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -10 + 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई -20। -20 हो गया, इसका मतलब ये जो रे आगे जाएंगी उसके लिए इमेज यहाँ बनेगी, फर्स्ट इमेज, और ऐसा समझ लीजिए जो रे इस पे पहुँचेंगे वो ऐसा लगेगा कि पीछे यहाँ से 20 पीछे आ रहा है इमेज,
तो यहाँ से 30 हो जाएगा फॉर सेकेंड इमेज। अब हम सेकेंड इमेज के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकेंड इमेज के लिए देखेंगे तो v इज इक्वल टू यू इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो अब u की वैल्यू हो जाएगी -30 और f की वैल्यू -20 है ही, तो यहाँ से -30 -20 -600 और माइनस प्लस हो गया 600 अपॉन 50 माइनस साइन के साथ, तो v की वैल्यू -12 आ जाएगी। v की वैल्यू -12 आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो रेज आएगी वो कुछ इस तरह से जाएंगे कि इसकी इमेज यहाँ पर 12 पीछे दिखेगी। सेकेंड इमेज 12 सेंटीमीटर पीछे आ गई। तो हमसे ये पूछा है कि मैग्निफिकेशन ओवरऑल कितना रहा। तो पहले वाली इमेज के करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम जानते हैं। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फार्मूला v/u होता है, तो m1। तो पहली वाली इमेज जो है v हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से v की वैल्यू आई थी -20, तो यहाँ रखेंगे -20 और u की वैल्यू थी -10, तो यहाँ से आ गया +2। सिमिलरली m2 का कैलकुलेशन करेंगे इसी फार्मूले से, तो उसके लिए v की वैल्यू है -12 और u की वैल्यू है -30। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो 2 एंड 0.4, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो इसका आ जाएगा m 2 इंटू 0.4 यानी कि 0.8, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो गया। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, इजी है एकदम, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छे से हो जाना चाहिए आपसे। ये जो क्वेश्चन है हाँ, ये रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड है, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल हो गया, सीधा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास में कुछ हैवी न्यूक्लियस, ये कोई सैंपल मान लीजिए, और ये डीके करता है, अल्फा डीके भी करता है और बीटा डीके भी करता है। जिस भी प्रोसेस के थ्रू डीके करता है, दोनों का मिला के इसका हाफ लाइफ टाइम हमको दे रखा है 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट में आधा हो जाता है, जिसमें से 60% डीके ये करता है अल्फा वाले से 60% और 40% डीके ये करता है बीटा वाले से। तो हमसे ये पूछा है कि कितने अल्फा डीके होंगे 1 घंटे में। तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब हो गया 20 + 20 + 20 मिनट्स। इसका मतलब 3 बार हाफ लाइफ। 3 बार हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि पहली हाफ लाइफ के अंदर 1/2 हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ में 1/2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ में 1/2 हो जाएगा, यानी इसका 1/8 बचेगा। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कुल 1000 न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद थे। तो 1000/8 होता है 125। तो 1 घंटे बाद जो अभी 1000 हैं, वो 1 घंटे बाद बचेंगे सिर्फ 125। इसका मतलब इसमें से टोटल डिके होने वालों की संख्या हो गई 875। 875 एटम इसमें से डिके हो गए। इसका 60% जो है अल्फा से डिके हुआ है, तो 875 इंटू 0.6 60%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 525। तो 525 डी वाला ऑप्शन है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन मान सकते हैं मेरे हिसाब से, इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली शीट में अपने है और ये डिस्कस्ड भी है, एक तरह से सेम वही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, जिसमें एक पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जाके स्प्लिट करता है। तो मान लीजिए कि ये कोई प्रोजेक्टाइल है, एक पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है ऊपर, इसकी वेलोसिटी 5√2 है। 5√2 का मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 है और वर्टिकल कंपोनेंट 5 है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा
तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट 5 है। हम जानते हैं कि इसका रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है। तो अगर इसको t इक्वल टू 0 पर यहाँ से फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में हाफ सेकेंड लग जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये दो हिस्सों में टूट गया जो कि इक्वल मास के थे। ये इसका मास m है तो आधा आधा मास मान लीजिए m/2 m/2। और क्वेश्चन में ये कहा कि एक पार्ट जो है वो नीचे गिरता है जमीन के ऊपर हाफ सेकेंड के अंदर। तो हम ये जानते हैं कि हाफ सेकेंड इसको ऊपर जाने में समय लगता है और ये हाफ सेकेंड में नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल भी 0 होगी, यानी ये पार्टिकल जो है रेस्ट पे आ जाएगा। ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। अगर ये सीधा गिर रहा है इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म हो चुकी है, तभी ये सीधा नीचे गिरा है। दूसरा, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी अगर कुछ भी होगी तो इसको गिरने में लगने वाला टाइम हाफ सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमने निकाला है कि नीचे से ऊपर तक जाने में हाफ सेकेंड लग रहा है, तो ऊपर से वापस नीचे आने में हाफ सेकेंड लग रहा है, तो ये रेस्ट से ही आ सकता है। तो इसलिए इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो ऐसा होने का मतलब ये हो गया कि इसके स्प्लिट होने में इस m/2 मास को कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिला होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला होगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो m/5 पहले का मोमेंटम था और स्प्लिट होने के बाद m/2 इंटू वी, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये दूसरा वाला पार्टिकल जो है m/2 वाला हिस्सा जो है वो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड में जाएगा। यहाँ से नीचे गिरने का जो इसका समय है वही होगा जो इसका समय है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कि दूसरा हिस्सा कितनी देर बाद, स्प्लिट करने की कितनी देर बाद नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.5 है और ये t इज इक्वल टू 1 पे नीचे गिरेगा टोटल 0.5 सेकेंड बाद में। जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा, इसलिए इस द वैल्यू ऑफ t इज 0.5 सेकेंड। हम ये कहेंगे कि ऊपर से नीचे गिरने में इसको 0.5 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि दोनों का वर्टिकल मोशन एक जैसा है, वर्टिकल वेलोसिटी एक जैसी है। एक और पार्ट इसमें पूछा है कि वो कितना दूर जाके गिरेगा। तो हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले 5 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने चला 5 इंटू 1/2 आधे सेकेंड के अंदर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। इसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, तो 10 इंटू 1/2, तो ये हो गया 15/2। तो x की वैल्यू होगी 15/2 यानी कि 7.5। तो 7.5 मीटर जहाँ से प्रोजेक्ट किया था वहाँ से, तो इसका आंसर हो गया 7.5। ये कैपेसिटर चैप्टर का एक इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है लगभग जिसने भी पढ़ाई की होगी कैपेसिटर की वो आसानी से कर देगा इसको। इसमें दो केसेस दे रखे हैं। ये एक सर्किट दे रखा है आपको, यहाँ पर एक बैटरी है 1 वोल्ट की, ये 1 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी, और बीच में हमें एक कैपेसिटर दे रखा है और ये स्विच दे रखा है। इस वाले स्विच को हम एक बार P से क्लोज करेंगे और एक बार Q से क्लोज करेंगे, और दोनों केस में इस कैपेसिटर पे आने वाले स्टेडी स्टेट चार्ज को पूछा है। तो पहले वाला डायग्राम क्या हो गया कि जब इसको P से कनेक्ट करेंगे तो हमारा डायग्राम यूँ बन जाएगा। P से कनेक्ट करने में ये वाला डायग्राम ऐसा आ जाएगा। ये 1 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम, इधर वाली साइड में 2 ओम और 2 वोल्ट की बैटरी। तो स्टेडी स्टेट के अंदर हम जानते हैं कि कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार के लिए इसका Q और माइनस Q चार्ज मान लेते हैं, सिर्फ इसी में करंट फ्लो होगा। जब इसमें कितना करंट फ्लो होगा अगर ये निकालना चाहते हो तो सिंपल I करंट, एक बार मान लीजिए I इधर से आ रहा है तो वही I इधर जाएगा, ऐसे आएगा। तो नेट I की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बैटरी आमने सामने आ रही 2 - 1/3 टोटल डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 करंट की वैल्यू आ गई।
फिर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 2 हो गया, 2 माइनस 2/3, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 2 माइनस 2/3 यानी कि 4/3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4/3, तो Q इज इक्वल टू CV। अब C की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइक्रोफेराड और V की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/3 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 4/3 माइक्रोकूलम। तो 4/3 माइक्रोकूलम अपन को क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो 4/3 को आप लिख सकते हो 1.33 माइक्रोकूलम। चार्ज को माइक्रोकूलम में क्वेश्चन में लिखा है कि माइक्रोकूलम में बताना है, तो 1.33 माइक्रोकूलम पहले केस में हो गया। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, आप देखेंगे आसान से 2 क्वेश्चन देके पूछे हैं मेरे हिसाब से पेपर में। ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इस स्विच को Q से कनेक्ट कर दिया। जब आप इस स्विच को Q से कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला सर्किट में से बैटरी बाहर हो जाएगी और इधर वाली साइड में ये एक कैपेसिटर रहेगा और इधर ये हमारी बैटरी कुछ ऐसे रहेगी, 2 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम। जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो सारा करंट इधर से जाएगा। अब करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3, तो अब का जो करंट आएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी 2/3। पिछली बार 1/3 आया था, अब की बार 2/3। तो फिर से मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानूंगा, यहाँ 0 हो गया, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 2 हो गया, 2 माइनस IR, तो 2 माइनस 2/3 इंटू 2, तो ये आ गया 6 माइनस 4, 2/3, तो टोटल आ गया 2/3। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 2/3 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 2/3 हो गया। तो कैपेसिटर का चार्ज आप लिख सकते हैं QCV। C की वैल्यू आपके पास में है 1 माइक्रोफेराड और V की वैल्यू है 2/3, तो 2/3 माइक्रोकूलम आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। 2/3 माइक्रोकूलम को आप लिख सकते हैं 0.666 ऐसे आएंगे माइक्रोकूलम। तो इसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक लिखना था, तो हम इसका आंसर फिर देंगे 0.67, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0.67 माइक्रोकूलम। ये जो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इक्विपोटेंशियल सरफेस लोकेट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उसका सेंटर, इन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई किया है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उसका कोई रेडियस है, उसका कोई सेंटर, एक सर्कल होगा। तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस की रेडियस क्या होगी और उसका सेंटर क्या होगा, और पोटेंशियल क्या चाहिए, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ 0 पोटेंशियल। तो 2 चार्ज दे रखे हैं हमें, एक चार्ज दे रखा है वो है -Q, यहाँ पर एक -Q चार्ज दे रखा है और एक और चार्ज दे रखा है Q/√3। इस तरह से एक का कोऑर्डिनेट 0,0 है और एक का कोऑर्डिनेट 2,0 है। उसकी वजह से स्पेस में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, वो ऐसे पॉइंट का इक्वेशन चाहिए, माने ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कर्व का जो भी इक्वेशन बनेगा वो हमें निकालना है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट कोई है जहाँ का पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है H, K। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज दोनों की वजह से लिखेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 पोटेंशियल की सरफेस ढूंढना चाहते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है H, K और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो यहाँ से इसकी वजह से लिखेंगे K माइनस Q अपॉन √H² प्लस K², KQ/R पोटेंशियल का फार्मूला होता है, Q साइन के साथ रखा जाएगा, ये आ गया। दूसरे की वजह से देखेंगे तो ये वाला चार्ज है Q/√3, इसकी वजह से H, K पर पोटेंशियल निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2,0। तो 2,0 Q/√3 चार्ज के लोकेशन है और H, K कोई हमने जनरल पॉइंट मान लिया है,
तो उसके ऊपर पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू बाय डिस्टेंस ये वाला, तो ये हो जाएगा एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर का रूट। टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर कर दिया हमने। इस माइनस वाले को उस तरफ लेके गए और के क्यू न्यूमरेटर से काट दिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन में 1/√3 इधर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इसको इस तरफ ले गए और उसको उस तरफ ले गए, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 3 टाइम्स एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम के स्क्वायर। इस एच माइनस 2 के स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, तो ओपन करने से ये आ गया 3h स्क्वायर और 4 इंटू 3 12 माइनस 12h और प्लस 3k स्क्वायर। इसको उस साइड लेके गए तो ऐसा एक्सप्रेशन आ गया 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 12h प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से इसको काट दिया तो ये k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको h स्क्वायर वाली टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 3 का स्क्वायर बना रहे हैं, तो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 अपनी तरफ से 9 ऐड किया है, तो इस साइड में माइनस 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये वाला टर्म जो है h माइनस 3 का स्क्वायर बन गया। ये k स्क्वायर की जो k स्क्वायर आ गया 6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3, उसको उस तरफ ले गए 0 वाली साइड में, तो 3 हो गया। ये फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये ऐसे कर्व की इक्वेशन आ गई, ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें जहाँ जहाँ पोटेंशियल 0 है, तो ये इक्वेशन ऑफ लोकस कह सकते हैं हम। इसको हम मैथमेटिक्स के थ्रू जानते हैं कि हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जिसमें से सेंटर के कोऑर्डिनेट a कॉमा बी होते हैं और रेडियस r होती है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 0 आ जाएगी और रेडियस की वैल्यू √3 आएगी। तो इसको जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें पता लगा कि सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट तो 0 है सेंटर का, और इसकी रेडियस √3 है, तो इसके जस्ट इस साइड में एक सेंटर वाला पॉइंट मिल गया और इसकी रेडियस √3 के बराबर है। ये पॉइंट 2 है, तो √3 1 से ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट थोड़ा इधर जाएगा। तो ऐसा करके, क्योंकि सर्कल है, इस प्लेन में हमने ढूंढा है, प्रैक्टिकली और ढूंढेंगे तो 3D में मिलेगा कोई स्फेरिकल, पर इन्होंने इसी प्लेन में ढूंढने के लिए लिखा है, तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस ए ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा।